करते केवल। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ एल्कोहल, टाइप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ, टाइप ऑफ अल्कोहल की बात करूँगा, तो यहाँ पर भी है ना अपने पास में 3 कैटेगरी के अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल, तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो इसी को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और इसमें क्या होता है कि जब आपका OH होगा, जो OH ग्रुप है ना, वो केवल एक ही कार्बन से अटैच होगा, दैट मीन्स 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, तो उसे आप प्राइमरी अल्कोहल बोलोगे। द अल्कोहल ग्रुप, the alcohol group या the alcoholic group attached to 1 degree carbon is known as primary alcohol. For example, जैसे अपन एग्जाम्पल यहाँ डाल दिया, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिखा लाइक सिंपलेस्ट, सबसे छोटा वाला अल्कोहल बात कर रहे हैं, जैसे मान लो CH3CH2, ठीक है ना, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल है। और एग्जाम्पल ले सकते हो CH3CH2CH2OH, तो जो आपका OH ग्रुप है वो सिर्फ 1 डिग्री कार्बन, जिससे 1 डिग्री कार्बन इससे अटैच है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया। लाइक CH3OH स्मॉलेस्ट वाला यही है ना। साइक्लिक में भी यूज़ कर सकते हो, आपने 5 मेंबर्ड की रिंग बनाया और यहाँ पे क्या लिखा CH2OH, तो ये सब क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, तो यार सेकेंडरी अल्कोहल में जो आपका OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग, सेकेंड कंडीशन हमने लिखा सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं द कंपाउंड इन विच OH group attached to 2 डिग्री अल्कोहल, जो 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बन है ना, तो जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा है ना OH ग्रुप, वो आपका सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा CH3CH और यहाँ लिखा CS3, तो यहाँ मैंने OH लगाया, देखो अब ये जो OH है ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज व्हाट 2 डिग्री कार्बन, तो इससे अटैच अल्कोहल को क्या बोलोगे तुम, सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा CH3CH2CH और यहाँ लिखा मैंने CH3 और यहाँ क्या लिख दिया OH, तो बताओ ये कौन सा अल्कोहल हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, कौन सा अल्कोहल बताओ, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल, सिंपल। इट इज नॉट ए टर्सरी, क्योंकि आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो सिर्फ 2 ही से अटैच है ना, तो सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन से अटैच फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी, है ना ग्रुप्स।
और ग्रुप में कौन है, अल्कोहल, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल्स या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। तो थर्ड कैटेगरी में आएगा आपका टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल क्या है, द अल्कोहलिक कंपाउंड, द अल्कोहलिक compound in which OH group attached to what, 3 डिग्री कार्बन, वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो यहां पर भी एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, दिस वन, दिस कॉल्ड CH3, CH3 एंड OH, टर्सरी अल्कोहल हो गया। और एग्जांपल देखिए, CH3 CHOH, सॉरी, CH3 CH2 एंड CH3, तो ये भी कौन सा अल्कोहल हो गया आपका, टर्सरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। और नेक्स्ट इज व्हाट, अब बात करते हैं कि यार एमीन्स, ये तो मैंने आपको अल्कोहल की बात करी। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, टाइप ऑफ एमीन्स। अब ये अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं थोड़े से, इनको भी पहचानना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एमीन्स। ठीक है ना। तो प्राइमरी एमीन्स क्या होते हैं भाई, फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स, तो अगर हम प्राइमरी एमीन्स की बात करें तो जिसमें नाइट्रोजन जो होता है ना वो एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। अब इसमें ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन इज attached to only one carbon atom, then it is what, प्राइमरी मीन्स। तो आपका नाइट्रोजन जो होता है ना वो एक कार्बन से ही अटैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है, ये है R और ये है NH2। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एमीन्स। इसमें हमने लिखा CH3NH2, तो ये जो नाइट्रोजन कार्बन ग्रुप है वो एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री एमीन हो गया। मैंने लिखा CH3CH2NH2, तो ये भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया। ठीक है, अगर मैंने लिखा है ना, दिस कॉल्ड दिस वन CH3CH, यहाँ लिखा NH2 और यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिखा CH3, तो ये भी 1 डिग्री एमीन हो गया। ठीक है ना, ये भी 1 डिग्री एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री।
ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करी जा रही है। वहीं पर मैंने एग्जांपल नेक्स्ट लिया कि सेकेंडरी एमीन्स क्या होती है भाई। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू सेकेंड कार्बन एटम, है ना। तो दो कार्बन एटम से, सॉरी सेकेंड बोला था, दो कार्बन एटम, टू कार्बन एटम से अटैच हो। तो यहां पर ये दो कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए आपका नाइट्रोजन ग्रुप। तो एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा CH3 NH and CH3, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी। इसे बोलोगे आप सेकेंडरी एमीन्स। जैसे मैंने लिखा CH3 NH और फिर यहाँ लिखा CH2 and CH3, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया, क्योंकि ये कितने कार्बन से अटैच है, दो, इधर भी अटैच है इधर भी अटैच है। ठीक है, तो दो कार्बन से अगर नाइट्रोजन अटैच हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन्स। ठीक है ना। और अगर ये तीन कार्बन से अटैच होएगा तो दैट इज कॉल्ड टर्सरी एमीन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, टर्शरी, टर्सरी एमीन। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू थ्री कार्बन एटम, नाइट्रोजन is attached to three कार्बन एटम। तो अगर नाइट्रोजन तीन कार्बन के एटम से अटैच हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3N CH3 और यहां पर भी CH लगा दिया, देखो ये, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टर्शरी एमीन। और एग्जांपल देख सकते हैं CH3 CH2 N CH3 CH2 CH2 एंड CH3, तो ये टर्सरी एमीन हो गया आपका, दिस वन इज टर्सरी एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन तीन कार्बन से अटैच है। अच्छा, इसमें एक और एमीन्स भी होता है, क्वाटर्नरी एमीन्स, जिसमें नाइट्रोजन चार कार्बन से अटैच होता है। अब नाइट्रोजन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है, तो वो बॉन्डिंग कर लेता है अपने लोन पेयर को डोनेट करा करके। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है क्वाटर्नरी एमीन। क्वाटर्नरी एमीन, तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन चार एटम से अटैच होगा, है ना। नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू फोर कार्बन एटम, तो वो चार कार्बन एटम से अटैच होएगा। ये रहा आपके पास में CH3N, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। अब क्योंकि उसने लोन पेयर दे रखा है बॉन्डिंग कराने की वजह से, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्वाटर्नरी एमीन, है ना। तो ये कहानी हो गई आपकी, ठीक है ना, एमीन्स की, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटर्नरी एमीन्स की। हाँ, ये यार नाइट्रोजन जो होगा ना, वो चार कार्बन से अटैच होना चाहिए बस। अब वो बना कैसे है वो छोड़िए, आप वो से मतलब नहीं है। अगर आपके पास नाइट्रोजन चार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोलना है उसको, क्या बोलना है आपको उसको, क्वाटर्नरी एमीन। क्योंकि देखो बनना कैसे है ना, वो तो केमिकल बॉन्डिंग का प्रोसेस है ना यार, बॉन्ड कैसे बना है वो थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं अभी आपको। मैंने तो सिर्फ ये बताया है कि आपको एमीन्स पहचानना है,
तो आपको 4 एमीन्स मैंने दिखा दिए, एक NH2 सीधे कार्बन से, एक N 2 कार्बन से, एक N 3 कार्बन से और एक N 4 कार्बन से। तो जो एक कार्बन जुड़ा प्राइमरी एमीन, जो 2 से जुड़ा सेकेंडरी एमीन, जो 3 कार्बन से जुड़ा वो टर्सरी एमीन, और जो 4 से जुड़ गया उसे क्या बोल दिया तुमने, क्वाटरनरी। ठीक है, ठीक है। बॉन्डिंग वाले फॉर्मेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्यों, है ना, मैंने क्लियर कह रखा है कि वो टॉपिक बॉन्ड फॉर्मेशन का है, ठीक है ना। तो उसमें मैं एंटर करूंगा तो वो अननेसेसरी एक अलग ही चैप्टर में ओपन करके बैठ जाऊंगा ना, ठीक है ना। तो उसको क्यों हम लोग है ना लिंक करें उसको, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये कहानी खत्म हो गई, जनरल इंट्रोडक्शन। आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को समझो, हाइड्रोजन को समझो समझो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सेकेंडरी टर्सरी कैसे बोला जाता है वो समझ में आना चाहिए, नाइट्रोजन कैसे जुड़ते हैं उनमें सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कैसे चलता है ये समझ में आना चाहिए। तो ये जुड़ने वाले जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब तरीके से इनको समझिएगा, याद रखिएगा इनको, ये याद रखने वाली चीजें, जनरली क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं बनते हैं, ये तो बेसिक फॉर्मेट है एकदम, कुछ नहीं है ये, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ से। अभी आपका चैप्टर पेपर लाइक स्टार्ट नहीं हुआ है कि आप इसमें से क्वेश्चन क्रिएट करा लो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब बात आती है कि यार हमें तो नॉमेनक्लेचर सीखना था ना, नेमिंग करनी सीखनी थी भाई साहब, हमें तो हम तो नेमिंग करना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि यार हम नेमिंग जो करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, क्लासिफिकेशन तो बताइए आप कि कैसे कैसे आप नेमिंग करना चाहते हैं, किस किस कंपाउंड की नेमिंग करना चाहते हैं। भाई नेमिंग तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, तो आप किस की नेमिंग करना चाहते हैं और उसकी नेमिंग को आप कैसे क्लासिफाइड करोगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 कैटेगरी होगी, ठीक। हेडिंग है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करेंगे एंड नेमिंग भी सीखेंगे। तो क्लासिफिकेशन पहले करते हैं। क्लासिफिकेशन के जो मेथड है मेरे पास में, उसमें मेरे पास 3 मेथड रहेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड जो होगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होगा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन होगा मेरा वो होगा बेस्ड ऑन ग्रुप, बेस्ड ऑन ग्रुप। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन होमोलॉग्स। ठीक है ना, तो ये 3 क्लासिफिकेशन हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। देखो यहां से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से वो उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिया मैंने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर के बेस पर क्या होता है कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया सीधे सीधे, एक ओपन चेन कंपाउंड्स और एक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। एक होता है जो ओपन चेन रहेगा और ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो इनकी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है ओपन चेन और एक होती है क्लोज चेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन चेन की।
ओपन चेन, और दूसरा होगा क्लोज्ड। ठीक है, एक हो गया आपका ओपन चेन और एक हो गया क्लोज चेन। अच्छा, ओपन चेन को हम लोग, है ना, एलिफैटिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक। एलिफैटिक, ठीक है। या इसे बोल सकते हैं एसाइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक नहीं है, और एसाइक्लिक, एसाइक्लिक। ठीक है, जबकि क्लोज चेन को हम बोल सकते हैं साइक्लिक। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। तो या तो हम ओपन चेन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे या क्लोज चेन की बात करेंगे। अब जो ओपन चेन है ना, दे आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। अब इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है, एक को बोला गया सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक, और एक को बोल दिया गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो एक बना सैचुरेटेड और एक बन गया अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड जो होते हैं बेसिकली उनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। उनमें क्या होता है, सी सी सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होता है। और इनको हमने बोला, है ना, एल्केन्स। अब एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नाम। इनको हम लोग पैराफीन्स भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराफीन्स। अब ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड पैराफीन्स। इन्हें पैराफीन्स भी हम लोग कहते हैं। अब आ जाइए आप अनसैचुरेटेड की तरफ। अनसैचुरेटेड की 2 कैटेगरी होती है ना। अनसैचुरेटेड मतलब जहां पर आपके पास में पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो जाएगा। तो इनकी 2 कैटेगरी हुई। एक सेकेंड बेटा, उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इनका नाम आ जाता है। तो अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड C लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसे बोलोगे ओलिफीन्स। ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, ओलिफीन्स, ओलिफीन्स। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, CnH2n। ठीक है, और इनको ही बोलते हैं एल्कीन। इनको एल्कीन्स कहते हैं। अब बात करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C की, है ना, एसिटिलिनिक एसिड। क्या नाम रखा गया इसका, एसिटिलिनिक एसिड। अब ध्यान रखिएगा, ये भी कॉमन नेम से लिखा गया है। अब ये नाम है इनका, एसिटिलिनिक एसिड। एसिटिलिनिक बॉन्ड, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है, एल्काइंस के लिए। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ये इनका फॉर्मूला होता है। अब आप बात करिए क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इस कैटेगरी में हमारे पास फिर से 2 कैटेगरी आती है। इसमें एक आता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिंग बन रहा है वो सेम एलिमेंट के बीच में बन रहा है।
ठीक है ना, रिंग तो बन रही है, साइक्लिक है क्योंकि, लेकिन सेम एलिमेंट के बीच में बन रही है। तो इसकी अपनी भी क्या है, दो कैटेगरी होती है, इसकी अपनी दो कैटेगरी होती है, ठीक है ना। पहली जो कैटेगरी होती है इसे बोलते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होते हैं भाई, जिसमें है ना रिंग होती है बस केवल सेम एलिमेंट के बीच की। जैसे मान लो मैंने साइक्लोहेक्सेन लिखा, यहां पर भी CH2 है, 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 और यहां पर भी CH2 है। तो ये दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। आपने ना 3 मेंबर रिंग प्रोपेन बनाया, साइक्लोप्रोपेन, तो इट इज एलिसाइक्लिक, इसे एलिसाइक्लिक बोलोगे आप। अब आपने रिंग तो बनाया, लेकिन उस रिंग में क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, है ना, घूम सकता है वो। जैसे यहाँ CH, यहाँ CH, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ CH, और फिर यहाँ CH, और फिर तुमने क्या करा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए। तो ये बेंजीन है, बेंजीन। अब बेंजीन क्या है, ये सेम एलिमेंट के बीच में तो रिंग तो है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरोमेटिक। तो इसको क्या बोलोगे तुम, एरोमेटिक। ऐसे ही जो हेट्रोसाइक्लिक हैं, सेम उनकी भी दो कैटेगरी हो जाएगी। बस हेट्रो का मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट एलिमेंट से वो रिंग बनी हुई है। तो इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती है, सेम सिचुएशन पे, सेम कंडीशंस पे, है ना। एक वही होगी आपकी हेट्रोसाइक्लिक में असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। दूसरी कौन सी वाली होगी, इसमें भी एरोमेटिक। करना क्या है, अब इसमें रिंग तो बनेगी, लेकिन इस रिंग में कोई दूसरा एलिमेंट कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड। ये इपॉक्साइड ग्रुप है, वो आगे नेमिंग में सिखाऊंगा आपको। ऐसे इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, और अल्टरनेट क्या लगा दिया, पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पायरिडीन। तो अब ये पायरिडीन हो गया, नो डाउट ये साइक्लिक है, लेकिन डबल बॉन्ड भी है और हेट्रो एटम के साथ है, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये हेट्रो असाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में सेम है ना, होमो और एरोमेटिक दोनों में। तो ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिखाया है, दैट क्लासिफिकेशन इज वॉज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पता चला कि है ना, बताओ पैराफिन्स किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं है। पैराफिन्स किसे कहते हैं, एल्कीन्स को, है ना। ऑलिफिन्स किसे कहते हैं, एल्कीन को। मैंने आपसे पूछा बताओ बेंजीन क्या किस तरीके का कंपाउंड है, तो हम बोलेंगे ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैंने कहा पायरिडीन किस तरीके का कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इपॉक्साइड कैसा कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक असाइक्लिक कंपाउंड है। हाँ बोलो। होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक बेंजीन, जिसमें रिंग सेम एलिमेंट के बीच की बनेगी, लेकिन अल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे। रिंग होगी, है ना, सेम एलिमेंट के बीच में होगी, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे, है ना। ये पूरा एक टॉपिक है रेजोनेंस, वो आप अभी आप आगे जब पढ़ते जाएंगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये एक जनरल थोड़ा मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस तरह की कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। अब बात करते हैं कि यार, है ना, क्लासिफिकेशन और करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप। ग्रुप के बेस पे थोड़ा सा क्लासिफाइड करना सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कैटेगरी थी, तो स्ट्रक्चर वाला तो खत्म हो गया। नेक्स्ट है ग्रुप के बेस पे। अब यार ग्रुप के बेस पे मतलब क्या होता है, यार ग्रुप का मतलब होता है कि यार फंक्शनल ग्रुप कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना, जो उस कार्बन चेन से जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। तो जैसे इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहेगा, और ये प्योरली आपको है ना याद रखना पड़ेगा, प्योरली एकदम। और अगर इसमें आपने गलती करी ना,
तो आपकी नेमिंग में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, फंस जाओगे आप बहुत तरीके से, हम पहले ही बोल दे रहे हैं इसके अंदर। तो अब बात करते हैं सेकंड, क्लासिफिकेशन based on group। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कोई मान लो एल्केन होता है, तो कोई एल्केन जो होता है ना, तो उस पार्ट को, जैसे मान लो कोई एल्केन है, ठीक है ना, अब इस एल्केन में से आप H निकाल दो। क्या निकाल दो? यहां से H निकाल दो। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से H निकाल दोगे, ठीक है ना। ठीक है ना, तो आप एल्केन में से H निकाल दीजिए, तो जो रिमेनिंग ग्रुप बनता है ना, दैट इज कॉल्ड एल्काइल। जो रिमेनिंग ग्रुप बनता है, बन के सामने आता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि जैसे यहां पर मेरे पास में है ना, ये CH4 है। अब CH4 में से तुमने एक H निकाल दिया, तो जब तुमने CH4 में से एक H निकाला ना भाई, तो इसे बोलोगे तुम मिथाइल, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। ये एल्केन था, ये मीथेन था, और तुमने क्या कर दिया, उसमें से एक H निकाल दिया, तो क्या बन गया? ये मिथाइल, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल R। तो अब इस R से तुम ग्रुप को जोड़ सकते हो। तो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमें तो ग्रुप, हमें क्या क्लासिफिकेशन क्या रखना है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप। ग्रुप के बेस पे क्लासिफाइड करना है ना। ग्रुप किससे जुड़ेगा? R से जुड़ेगा। तो मैंने कहा वो R कैसे हो सकता है, देखना ध्यान से। तो मैंने क्या कहा कि यार जैसे मान लो मेरे पास RH रखा हुआ है, मेरे पास यहां पर RH रखा हुआ है। अब तुमने इस RH में H को हटाया, और इस H को कैसे हटाया? G से रिप्लेस किया। G कोई ग्रुप है, उस H को हटा करके तुमने G को ले जाके जोड़ दिया। H को हटा दिया और G को लाके जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? R, और क्या बन गया? G। भाई G की जगह H की जगह G लग गया, RG बन गया। तो ये जो R है, ये एल्काइल रेडिकल है। क्या बोलोगे इसको आप? एल्काइल रेडिकल। क्या बोलोगे इसको आप? एल्काइल रेडिकल। और जो G है ना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलोगे इसे? फंक्शनल ग्रुप। उसे बोलोगे एल्काइल रेडिकल। R को, R इज व्हाट? एल्काइल, मैंने बताया अभी। और G क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। क्लियर है भाई? तो फंक्शनल ग्रुप क्या एक्सप्लेन करता है, और R क्या एक्सप्लेन करने आता है, इन दोनों से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो देखो, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, डेंसिटी, एक्सेट्रा। ये सब चीजें वो है ना रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, तो फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? लाइक OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है,
बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ये। तो इस बेस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, यानी ग्रुप्स कैसे लगा रहे हो आप, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप्स। OH लगाया तो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, तो अल्कोहल का कंपाउंड बन जाएगा। NH लगाया एमीन्स बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया तो कार्बोक्सिलिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा। तो केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेस ऑफ ग्रुप्स। अच्छा, हमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से मिल गई, हमें आर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप्स तो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आर की कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब आर मैंने क्या बताया था कि जब तुमने किसी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से H को निकाला, मैंने यही तो बताया। अब मैंने आपको जब ऊपर बताया था तब मैंने आपके सामने एक H निकाल के दिखाया था, तो क्या एक ही H निकाला जा सकता है या एक से ज्यादा H भी निकाला जा सकता है? एक सेकंड रुकना। अब मुझे आर के बारे में समझना है, ध्यान समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पर। तो आर जो है ना, आर तुम्हारा, मैंने बताया आर क्या है। आर वो कंडीशन है जब तुम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन से H निकाल रहे हो। अब समस्या ये कि कितने H निकाल रहे हो, एक निकाल रहे हो, दो निकाल रहे हो, तीन निकाल रहे हो, एक ही कार्बन से निकाल रहे हो, पास वाले से निकाल रहे हो, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन से निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो? तो उस पोजीशन के बेस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रिप्लेस कर रहे हो, इस बेस पे दे आर क्लासिफाइड इन सम कैटेगरीज, है ना, उनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। उन कैटेगरीज को याद रखना बहुत जरूरी है। हम पहले बोल रहे, देखो एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा कि आपने एल्केन में से या किसी भी हाइड्रोकार्बन में से H निकाला, कितने निकाल रहे हो, ये कितने निकाल रहे हो ना, इससे उसके नाम बदलने शुरू हो जाएंगे। और याद रखिएगा, ये नाम आपको याद रखने हैं। जैसे मैं तुम्हारे नाम याद रखूंगा बिना किसी ऑब्जेक्शन के, मैं आपके नाम के लिए ऑब्जेक्शन थोड़ी करूंगा कि नहीं 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 तुम्हारा ये नाम तो सही नहीं है यार, तुम्हारा ये नाम क्यों है, तुम्हारा नाम तो है ना, ए फॉर एप्पल है, एप्पल मुझे याद है एप्पल होना चाहिए, फिर बी फॉर बॉल होता है तो तुम्हारा नाम बॉल होना चाहिए। अब मेरी मर्जी से नाम थोड़ी रखे जाएंगे जो मुझे आसान लग रहा हो। अब वो नाम मेरे लिए आसान हो या ना हो, मुझे वो नाम तुम्हें याद रखना, तुम्हें मुझे वो नाम याद रखना पड़ेगा। तो सेम वही कहानी हमें यहां लगानी पड़ेगी। मैं आपको, वैसे रूल्स है लेकिन स्टार्टिंग में वो रूल्स क्लिक नहीं करते, तो तुम लोगों को क्या करने लगता है, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो बेटर है कि क्या हो रहा है उससे बेटर क्या है कि तुम उसे याद ही रख लो, है ना। मैं पूरा समझा रहा हूं आपको कि वो नाम कैसे कैसे रखे जा रहे हैं, लेकिन अब बेटर रहेगा कि आप उन नाम को क्या करो, याद कर लो, ठीक है ना। कंडीशंस के साथ याद कर लीजिएगा, कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। कम टू पॉइंट। तो हमने कहा कि आर को समझते हैं भाई, एल्काइल समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ग्रुप को समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, यही तो सीखना है हमें, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन 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 रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है, यही समझना है अपने को, इसको समझना है आर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल किसका, तो हमने कहा सैचुरेटेड का। सबसे पहले किसको कहा कि यार वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड पे आते हैं। तो सैचुरेटेड सैचुरेटेड पे बात करेंगे। फिर सैचुरेटेड में भी हम केवल एक ही H निकालेंगे, तो फिर हम क्या बोलेंगे उसे, मोनोवैलेंट। क्या बोलेंगे इसके अंदर भी, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट की बात करेंगे। तो मोनोवैलेंट में हमने क्या लिया था, एल्कीन, क्योंकि सैचुरेटेड में तो एल्केन ही आते हैं। क्या निकाल रहे हैं, H निकाल रहे हैं। क्या बनाया था, एल्काइल बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले किस में से निकाला, CH4 में से। CH4 में से H निकाला तो क्या बना ये, CH3। बताओ इसको मीथेन, तो बताओ इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल। फिर मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ इसमें से H निकाला तो बताओ क्या लिखूं मैं, CH2 CH3, और इसका नाम क्या रखा हमने, इथाइल। इथाइल को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत है किसी को, बोलो।
भाई एक ही साथ लिख दिया, C2H5 कर दिया, ये सुनो, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब समझ में आ रहा है, बढ़िया। अब समझिएगा ध्यान से, अब देखो, अब आपको पुरानी चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैंने कहा CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है, मैंने H निकाला इसमें से। अब मेरे पास H निकालने के लिए कितने कंडीशंस लगा सकता हूं मैं, ध्यान से देखना यार। अब देखो, अब यहां से क्या है कि मैं क्या करूं, सेकंड वाले से H को निकाल लूं। तो दोनों ने निकाला तो H ही है ना, तो दोनों ही एल्काइल बन रहे हैं, ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल है, ये प्रोपेन का है तो ये भी प्रोपाइल, और ये प्रोपेन से बना है तो ये भी प्रोपाइल। लेकिन दोनों नाम सेम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के H अलग अलग के हैं। पहले वाले का 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाला है तुमने, जबकि दूसरे वाले का तुमने 2 डिग्री हाइड्रोजन निकाला है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो अगर वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसके नाम में कुछ तो चेंजिंग होनी चाहिए ना भाई, तभी तो समझ में आएगा। मान लो 2 बच्चों के नाम सेम है, अबे 2 बच्चों के नाम सेम है तो फिर सरनेम चेक करो। बोले सर सरनेम भी चेक सेम है तो भैया उम्र चेक करो। मतलब कोई ना कोई तो चेंजिंग आनी ही चाहिए ना, तभी तो उसको अलग अलग कर पाओगे, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो सोचो इन दोनों का नाम क्या होना चाहिए, सोचो, बोलो भाई इसका नाम क्या होना चाहिए। तो इसका नाम होगा N। N यार ये साथ में ना क्या हो रहा है ना यार। एक तो है ना, आप लोग है ना माइक जब ओपन करें ना तो तुरंत बंद कर दिया करिए, है ना। उसमें क्या, अगर इस कार्बन चेन स्ट्रेट है ना, नॉर्मल कार्बन चेन आ रही है, तो आप उससे बोलोगे N। मैं इसको समझा रहा हूं, N आइसो नियो की भी नेमिंग समझा रहा हूं मैं आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो मैं पहले बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, है ना, बेसिक फॉर्मेट है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत बात कर लीजिएगा हमसे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कोई डर वाली बात नहीं है ना। सबसे पहले बात समझते हैं कि नॉर्मल कब बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल कब लगाया जाएगा, तो नॉर्मल तब लगाया जाता है, N तब लिखा जाता है किसी भी एल्काइल के आगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन है, वैसे लंबी चेन जा रही है भाई साहब, तो स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना। नो ब्रांचिंग, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नो ब्रांचिंग। कोई ब्रांचिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, तो आप उसे क्या बोलोगे, N बोलना शुरू करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, दैट इज कॉल्ड CH3 CH2 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 एंड CH3। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, क्या नाम रखा जाएगा, बताओ। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे इसे, N पेंटेन, N पेंटेन। और अगर मैंने इसके लास्ट कार्बन से या फर्स्ट कार्बन से एक H को निकाला, तो बताओ इसका नाम क्या रखा, N पेंटाइल। सिंपल, बहुत आसान है, 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड N पेंटाइल, खत्म, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन में कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, और फिर आपने उसके फर्स्ट या लास्ट वाले कार्बन से H को निकाला ना, तो वो क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। अगर एल्केन की सीरीज का है तो N पेंटेन बोलना, एल्काइल की सीरीज का है तो एल्काइल बोल देना, N पेंटाइल बोल देना। बोलो भाई क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा इसमें तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, वो देखो कहीं और कंफ्यूज होता है। अब कहाँ कंफ्यूज होता है वो समझिएगा। देखो मैंने पहले बोला है कंफ्यूज होता है, तो क्या मतलब है, कंफ्यूज तो वो होगा, है ना। अब उसमें कौन कितनी समझदारी से निकल पाता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि है ना, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब हमने जब कह दिया है कि कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से सुनते नहीं इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो बात आती है आइसो,
अब आइसो कब बोलोगे? तो क्या करना है कि आपकी कार्बन चेन कितनी ही बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हटाइए उसको आप, और जहां से H निकाल रहे हो थे आप, है ना, उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आपका आइस मतलब ब्रांचिंग में CH3 ऐड कर दोगे, तो उस ग्रुप को तुम आइसो बोल दोगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, when methyl group when methyl group when methyl group is attached at second last carbon carbon is known as, is called iso compounds। अब समझिएगा ध्यान से, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कार्बन चेन है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले ये एक कार्बन चेन है। अब यार समस्या ये है कि इसका तो सेकंड लास्ट यही आएगा ना, इस जगह पर ही, बस खत्म, है ना। तो ये कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन, और 4 कार्बन में क्या रखा हुआ है? एक ब्रांच, तो इसका नाम क्या रखा गया? आइसोब्यूटेन। रिपीट कर रहा हूं, आप समझ आएगा आपको। मैंने कार्बन चेन बनाई, ये कार्बन चेन बनाया, ये सेकंड लास्ट है, बोले सर सेकंड लास्ट का कैसे, है ना। एंड जो किसी भी कार्बन चेन का एंड पॉइंट पकड़ लो और उसके एंड से सेकंड नंबर पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा देंगे ना, तो भाई साहब वो आइसो बन गया। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? दैट्स कॉल्ड व्हाट? आइसोपेंटेन। दैट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन, तो इसका नाम क्या हो गया? एक सेकंड रुको यार, इसमें एक गड़बड़ हो जाएगा, तुम आइसो ऑक्टेन मत करो, तुम ये कर लो पहले, है ना, क्योंकि आइसो ऑक्टेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, वो गड़बड़ नाम है थोड़ा सा। तो इसको क्या बोलोगे? आइसोहेक्सीन। आइसोहेक्सीन, ठीक है भाई, ये आइसोहेक्सीन। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लोगे ना? वैसे स्टार्टिंग में तो मैं कल चलो कर दे रहा हूं, लेकिन आगे जाकर के सब चीजें मैं नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं तो सब आसान सा खेल हो जाता है फिर। अब ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया। तो है ना, आइसो का मतलब समझ में आ गया। अब समझो ध्यान से, अब समझना ध्यान से। अब यार हमें तो एल्काइल समझना है ना, तो एल्काइल समझना है, तो अब बताना मुझे। अब मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH2 एंड CH2, बताओ इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटाइल। दैट इज कॉल्ड आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, इसे आप आइसोपेंटाइल बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुमने इस CH3 को उठा करके तुमने कहीं और लगा दिया, तो तब मत बोलना कुछ भी, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोले सर क्यों? बोले कॉमन सिस्टम, ये कॉमन सिस्टम का टर्म है, ये उसने नहीं बताया हमें, वो फेल हो गया था कॉमन सिस्टम, तो जितना उसने बताया उतना हमने सीख लिया। उसने केवल एन आइसो नियो को भी पढ़ाया है, तो हम एन आइसो नियो की ही बात कर पाएंगे, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। बोले सर इसको यहां लगा दो, आइसो बोल दो, नहीं बोल पाएंगे भाई, पढ़ाया ही नहीं गया है वो हमें। तो आइसो वर्ड कब लगेगा? जब वो कार्बन चेन के सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप को जोड़ देगा, तो क्या बोल दोगे? आइसो। अच्छा, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप जोड़ दोगे, 2 CH3 ग्रुप जोड़ दोगे, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? नियो। तो वो क्या बन जाएगा? नियो, है ना। मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, नियो को भी। नियो क्या बोला? when two
methyl group is attached to second last carbon or second carbon in case of alkane, है ना, देन कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, नियो कंपाउंड। बोलो भाई, आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एग्जाम्पल देखें। चलो एग्जाम्पल अब आप ही बोल देना। पहला एग्जाम्पल बोलो भाई। नियोपेंटेन है ना, नियोपेंटेन। भूल मत जाना यार। देखो मतलब आज तो तुम गा रहे हो हमारे साथ में, कल तुम अकेले मतलब तुम बोल भी ना पाओ, गाना तो दूर की बात है ना। बस भूलना नहीं यार, है ना। बहुत आसान सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान रखना है और बहुत आसानी से निकल जाता है। बताओ नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, नियोहेक्सेन, ठीक है ना। अच्छा, अब समझिएगा ध्यान से। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल लिखने जा रहा था, तो मैंने वहां अपने आप को रोक लिया था। एक ऐसा नाम है, मतलब अब क्या करें यार, मतलब ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री में अपने, है ना, एक्सेप्शन। क्या है, एक कंपाउंड है जिसे नाम दिया गया था नियो ऑक्टेन, सॉरी नियो नहीं है, आइसो है वो, है ना, आइसो ऑक्टेन। अब यार आइसो ऑक्टेन का मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, कि ऐसा है 7 कार्बन होगा और सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 जोड़ देना है। यही तो दिमाग में आ रहा होगा तुम लोगों के, बोलो। लेकिन ये कंपाउंड बेसिकली कुछ अलग ही है। ये बेसिकली ये है भाई साहब, इसका नाम आइसो ऑक्टेन है। अब ये रूल्स पे नहीं है, ये एक्सेप्शन है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब, है ना। ऐसा होता है ना, जैसे हमने किसी का नाम क्या रख दिया कि मतलब वैसे नाम में उठपटांग रख दिया, हमने उसका नाम बोल दिया कि नहीं इसका नाम अर्थ रख दिया। अब यार अर्थ रख दिया वो अलग, अब वो अर्थ थोड़ी है। तो वो क्या है कि आइसोक्टेन एक नाम दे दिया गया, है ना। अब ये क्या है चीज, बेसिकली क्या है, पेट्रोल में पहले यूज करते थे इसको, है ना, ऑक्टेन नंबर वगैरह जो नॉकिंग वगैरह आती थी गाड़ी के अंदर, तो उसमें इसको यूज करते थे केमिकल सब्सटेंस के रूप में, तो उसका नाम आइसोक्टेन था। अब वो आइसोक्टेन इस कंपाउंड का नाम है। अब इसका उस रूल से कोई लेना देना नहीं जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आइसोक्टेन पूछेगा तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना आइसोक्टेन का। अरे सुनो, इसका ऊपर वाले रूल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका ऊपर वाले रूल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्या है बताओ। हाँ, ये एक्सेप्शनल केस है भाई। एक्सेप्शन का कोई वो थोड़ी होता है कि कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी जाता है। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इसका, इसको याद रखेंगे। और ये याद क्यों रखना है, क्योंकि यही पूछा जाएगा, क्योंकि यार अजीब सा हो गया ना थोड़ा सा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन के बारे में पूछा जाएगा तो ये बनाना है कि वो क्वेश्चन जानते हो क्या पूछेगा तुमसे, बताओ आइसो ऑक्टेन में बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने, ऐसे पूछेगा। अब मान लो किसी को पता नहीं आइसो ऑक्टेन क्या होता है, तो वो तो भाई साहब सीधे वही 7 कार्बन और एक ब्रांच करेगा और 3 दिखाई देंगे उसको 1 डिग्री कार्बन, लो खत्म क्वेश्चन। जबकि कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 5 आ रहे हैं इसके अंदर, है ना। वो बोलेगा बताओ इसमें 3 डिग्री कार्बन कितने। अब आइसोक्टेन में 3 डिग्री कार्बन तुम्हें कितने नजर आएंगे, एक। क्वार्टरनरी कार्बन कितने, एक भी नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। जबकि इसमें कितने हैं क्वार्टरनरी कार्बन, एक। तो ये इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है ना। और बाकी इसके बाद की कहानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब, ठीक है। ओके बेटा।